मैं सुभाष द्विवेदी आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सुभाष द्विवेदी मैथ्स कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको आईआरटी का एक मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चनों से आप परिचित होंगे, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम समय को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन होता है। तो ये आज की क्लास का रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रेखा 2x + 3y = 6 तथा दोनों अक्षों द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो मैंने आपसे क्या बताया था, रेखा क्या है? रेखा है 2x + 3y = 6। ये रेखा है और दो अक्ष है। आपको मैं एक्सप्लेनेशन भी देता रहूँगा और बात को समझाता भी रहूँगा। 2x + 3y + 6 का मतलब ये पॉजिटिव आएगा, और आपको दो अक्ष हैं आपके, ये x वो x डैश और ये y वो y डैश है। तो स्वाभाविक है कि ये वाला एरिया आपसे पूछ रहा है। तो लगाने के कई तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट तरीका है कि डेल्टा बराबर c²/2ab कर दो। डेल्टा बराबर c²/2ab। 2ab का क्या मतलब है? 2ab का मतलब ये है कि जब ax + by = c लिखते हो तो यहाँ से ये आपका 2 के हो गया, b किसके हो गया 3 के, और c किसके हो गया 6 के। ये फर्स्ट मेथड है। तो इस अनुसार c की वैल्यू कितनी हो गई? 6²/2ab। 2a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। इसका मतलब ये हो गया कि 6 × 36, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, अर्थात ये हो गया 3 वर्ग इकाई। ये फर्स्ट मेथड है। कभी कभी आपसे पूछता है कि ये बताओ कि x अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या होगा। अगर इसी में आपसे ये पूछेगा कि x अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या होगा, तो ये होगा 2x/6, ये होगा 3y/6 = 1। तो इस कंडीशन से ये होगा x/3 + y/2 = 1। अर्थात आपको पता है कि x/a + y/b = 1। ये क्या होता है? अंतःखंड रूप होता है। तो इस अनुसार x अक्ष पर कटा अंतःखंड 3 हो गया और y अक्ष पर कटा अंतःखंड आपका कितना हो गया? 2 हो गया। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ से अगर ये वैल्यू हम देखें तो ये 3 होगी और ये वैल्यू आपकी 2 होगी। तो सेकंड मेथड आपका ये है इसका निकालने का। सेकंड मेथड कि डेल्टा बराबर है 1/2ab। तो 1/2ab का मतलब 2 × 3, 2 से 2 कट गया और ये हो गया किसके? 3 वर्ग इकाई। तो एक तो हम अंतःखंड रूप से कर सकते हैं और दूसरा डायरेक्ट फार्मूला लगा के कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप बता सकते हैं। यही नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वो कह रहा है कि एक रेखा और दो अक्षों के द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। डेल्टा बराबर होता है c²/2ab। डेल्टा बराबर c²/2b। एक बात और, जैसे कि अगर हम आपको और इसमें एक्सप्लेन करें, क्वेश्चन को केवल क्वेश्चन के रूप में नहीं लेना है, हमें एक्सप्लेनेशन के रूप में भी लेना है। कि जैसे अगर हम आपको ये कह देते कि 2x - 3y = 6, तो भी इसका एरिया वही होगा। अगर हम इसको लिख दें कि -2x + 3y = 6, तो इसका भी एरिया वही होगा। अगर हम इसको 2x + 3y + 6 = 0 लिख दें, तो भी एरिया यही होगा। तो एरिया सबके लिए एक ही फार्मूला होगा, डेल्टा = c²/2ab। एरिया सबके लिए एक ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि वो समकोण त्रिभुज बनेगा, और अगर समकोण त्रिभुज बनेगा तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से जो क्षेत्रफल होता है नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए किसी भी रूप में होगा तो आपको रिजल्ट एक ही मिलेगा। अब इसमें और क्या क्या पा सकते हैं, देखें ज़रा। जैसे इसी में आपको ये कहा जाएगा
कि रेखा 2x + 3y + 6 = 0 तथा अक्षों से निर्मित त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होगा या परिकेंद्र क्या होगा। अगर निर्देशांक पूछ ले तो बात को समझें फिर, इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम एक क्वेश्चन को नहीं पूरे व्याख्या की बात करेंगे। तो यहाँ से अगर हम आपको समझा पाएँ तो यहाँ से एक बात समझिएगा कि अभी आपने ये बात पढ़ी 2x + 3y + 6 = 0 या इसको = 6 कर दो तो ये हो जाएगा x/3 + y/2 = 1। कहने का अर्थ है कि ये यहाँ से यहाँ तक 3 है और ये यहाँ से यहाँ तक 2 है। तो क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, ये 2 है, ये कैसा त्रिभुज बनता है, ये समकोण त्रिभुज बनता है। कैसा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता। और अगर ये समकोण त्रिभुज बनता है तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो आर्थो सेंटर होता है, समकोण त्रिभुज का जो आर्थो सेंटर होता है, आर्थो सेंटर का मतलब लंब केंद्र, समकोण त्रिभुज का जो आर्थो सेंटर होता है वह 90 अंश का कोण बनाने वाला शीर्ष होता है। तो ये बताइए वो वर्जिन है और इस वर्जिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0। अब दूसरी बात, अगर ये आपसे कह देगा कि इसका परिकेंद्र ज्ञात कीजिए, सरकम सेंटर ज्ञात कीजिए, सरकम सेंटर ज्ञात कीजिए, तो अगर ये सरकम सेंटर की बात करेगा तो निश्चित तौर पर सरकम सेंटर का मतलब होता है इसका जो हाइपोटेन्यूज है, जो कर्ण है, उसी का मध्य बिंदु होगा। तो ये 3 है, 3 का मतलब इसका कोऑर्डिनेट 3,0 होगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,2 है। तो मैंने आपसे बताया ये मिडिल पॉइंट है, ये क्या है, मिडिल पॉइंट है। तो अगर ये मिडिल पॉइंट है तो x1 + x2/2 अर्थात ये 3/2 होगा और 2 का आधा 1 हो गया, ये हो गया सरकम सेंटर हो गया। सरकम सेंटर का मतलब आपको पता है, मैंने पहले बताया, इसे बोलते हैं परिवृत्त का केंद्र। इसको क्या कहते हैं, परिवृत्त का केंद्र बोलते हैं। अब इसमें और बात समझिए, अगर ये आपसे कह देता कि इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, ध्यान दीजिए सारी बातें आपको मैं यहाँ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। केंद्रक, सेंट्रॉइड, तो आपको पता है कि सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड का अर्थ ये है कि अगर एवरेज की बात करें तो ये होता है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, x1 0 है, ये है, ये है। आप बात को समझिए, x1 + x2 + x3, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट है तो स्वाभाविक है 0 + 3 + 0/3 और 0 + 0 + 2/3। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 1 और 2/3। इसको हम क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। तो हमारा केंद्रक निकल आया, फिर क्या निकल आया, लंब केंद्र निकल आया, फिर क्या निकला, परिकेंद्र निकला। अगर यहीं आपसे कह देता कि इसके परिवृत्त की त्रिज्या बता दो, परिवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल सर्किल, परिवृत्त की त्रिज्या, तो जो परिवृत्त की त्रिज्या r बराबर होती है वो कर्ण/2 होता है। तो कर्ण कितना होगा, जैसा कि आपको पता है ये 3 है, ये 2 है, तो 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 9 4 13, √13/2। ये क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है। कभी कभी आपसे पूछता है कि इसके केंद्रक से परिकेंद्र की दूरी बता दो या केंद्रक से लंब केंद्र की दूरी बता दो। तो एक क्वेश्चन को जब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो उस एक क्वेश्चन में हम कई क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि x अक्ष पर कटा अंताखंड, y अक्ष पर कटा अंताखंड,
क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंब केंद्र कैसे निकलेगा, परिकेंद्र कैसे निकलेगा, अंतः केंद्र कैसे निकलेगा, केंद्रक कैसे निकलेगा, इन सारी बातों को हम समझ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर कोर वाली ठोस घनों को गलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, उसकी कोर होगी। तो आप जानते हैं घन की सभी कोरें बराबर होती हैं। घन में 12 कोरें होती हैं, 6 फलक होती हैं, 8 शीर्ष होती है। घन का आयतन आप जानते हो 1 क्यूब होता है। तो एक को पिघला करके बनाया गया है। तो यहाँ से इसको जब आप लगाओगे, A1 आपका 3 है, A2 आपका 4 है और A3 आपका 5। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप स्वयं लगा लेना। तो A क्यूब बराबर आपका होगा A1 क्यूब प्लस A2 क्यूब प्लस A3 क्यूब। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 चौक 16, चौका 64, पचहम 25, 125। तो 7 4 11, 5 16, 6 2 8, 2 10, 1 11 और यहाँ से ये हो गया 1 1 2, 1 क्यूब। तो इसका मतलब A बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। अर्थात उस घन की, जो बड़ा वाला घन बनेगा, उसकी कोर कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। अगर उसका संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा, कितनी फलक होती है, 6 फलक होती है। तो 6A स्क्वायर हो जाएगा। पार्श्व पृष्ठ पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर हो जाएगा। अगर आयतन पूछ ले तो आयतन तो आपको पता चल गया। मुख्य विकर्ण पूछ ले तो क्या होगा, A√3 होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर 6 सेंटीमीटर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या 3 अंकों से बनी है जिसके दहाई का अंक 0 है और अंकों का योग 11 है। 3 अंक है, ध्यान रखना, x, y, z। दहाई का अंक जो है आपका 0 है और कह रहा है कि अंकों का योग 11 है। तो इसका मतलब ये है, आप बात को समझिए, यहाँ से x प्लस z आपका कितना होगा, 11 होगा। तो ये कह रहे हैं यदि सैकड़े और इकाई के अंक को बदल दिया जाए, सैकड़े और इकाई के अंक को बदल दिए जाएं तो नई संख्या मूल संख्या से 297 कम हो जाती है। तो नई संख्या मूल संख्या से 297 कम हो जाती है तो संख्या होगी। ध्यान दीजिए, इसमें जो आपके पास ऑप्शन है उस ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है 606, उसको उल्टा करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बी वाला ऑप्शन हमारा दिया है 704। अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो कितना होगा, 407 होगा। अब ये बताइए, ये पुरानी वाली संख्या है, ये नई संख्या है। तो कह रहा नई संख्या पुरानी संख्या से 297 कम हो जाती है। तो चलो घटाक देखते हैं। 4 में से 7 गया 7, यहाँ आपका 9 बचेगा और यहाँ 6 में से 4 गया 2। इसका मतलब बिना कुछ किए धरे ही आपको आंसर मिल गया। बाकी आप जानते हैं संख्या जब लिखी जाती है तो इकाई का मान 1 होता है, दहाई का मान 10 से गुणा होता है और सैकड़े का अंक 100 से गुणा होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी वाला विकल्प हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक माशा आपका दिया है x माइनस वाई, लासा आपका दिया गया है x प्लस वाई और x क्यूब माइनस वाई क्यूब। इनमें से एक व्यंजक, पहला जो समीकरण है, पहला समीकरण है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दूसरा समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सी बात है, इसको तो आप जानते ही हो। नियम होता है कि लाशा गुणे मासा बराबर पहला व्यंजक
गुणे दूसरा व्यंजक, ये सूत्र है। तो क्या होगा यहाँ से, स्वाभाविक है लासा x प्लस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और ये x माइनस वाई बटे समीकरण जो दिया है यहाँ लिख दो, तो बराबर हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण। तो x प्लस वाई ये हमारे विचार से कट जाएगा और आपका आंसर हो गया यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अर्थात हमारा दूसरा व्यंजक कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र में वृत्त का केंद्र O है, एक ये आपका वृत्त दिया गया है, वृत्त का केंद्र O है, एक बाहरी बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं AP और AQ परस्पर लंब है। परस्पर लंब का मतलब ये है कि ये 45 डिग्री है और यह भी आपका 45 डिग्री है। आगे देखते हैं, यदि स्पर्श रेखाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कह रहे हैं तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है जी, आप इस बात को समझिए, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो यह भी कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल है। तो ये जो 4 है ये किसके सामने है, ये 45 अंश के सामने है, इसलिए इस 45 अंश के सामने भी कितना होगा, ये 4 होगा। इस 45 अंश के सामने भी कितना होगा, 4 होगा, अर्थात इस सर्किल की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इस सर्किल की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि 60 मीटर ऊंची चिमनी की परछाई की लंबाई, 60 मीटर ऊंची चिमनी की परछाई की लंबाई, ये 60 मीटर है, ये 20√3 है, लंबाई 20√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये मान लेते हैं थीटा है, तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर होगा 60/20/√3, 2/3 तो tan थीटा बराबर √3, और आप जानते हैं √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 अंश की, अर्थात चिमनी के शीर्ष का या सूर्य का जो उन्नयन कोण था कितना था, 60 अंश था। चिमनी के शीर्ष का जो उन्नयन कोण था वो कितना था आपका, 60 अंश था। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 घड़ियों की मिनट की सुइयां 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है, आधे घंटे में दोनों सुइयों द्वारा तय किए गए क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं, R1 3 सेंटीमीटर है और R2 हमारा 4 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं घड़ी की सुइयां हैं, समय आपको यहाँ आधा घंटा दिया गया है, अर्थात 30 मिनट। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती ज़रूर है, लेकिन इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों घड़ी है। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है A बराबर πr² थीटा बटे 360। तो स्वाभाविक है इस सूत्र को हम प्रयोग करेंगे। तो जब प्रयोग करेंगे तो A1/A2, क्योंकि पाई थीटा और 360 तो कट जाएगा, इस अनुसार ये R1² बटे किसके होगा, ये R2² होगा।
अर्थात 3 का वर्ग बटे 4 का वर्ग, अर्थात ये हो गया 9:16। अर्थात उनके द्वारा घेरे गए या तय किए गए क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? 9:4। अगर यहीं आपसे एक बात और पूछ लेता कि ये बताओ इनके द्वारा तय की गई दूरियों का क्या अनुपात होता, तो आप जानते हैं चाप का सूत्र होता है L बराबर पाई आर थीटा बटे 180। तो इस कंडीशन में पाई थीटा 180 तो कट जाएगा, अर्थात जो दूरी होगी वो त्रिज्या के अनुपात में होगी। अगर दूरी पूछता तो तब ये दूरियों का अनुपात कितना होता? 3:4 होता। दूरी का अनुपात क्या होता? 3:4 होता। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 डिग्री का मान होगा। तो इसके लिए तो मैंने आपको बताया है, त्रिकोणमिति से संबंधित मैंने सारी वीडियो आप तक पहुंचाई है। अगर आपने देखा होगा तो इसका जवाब आपको मौखिक मिल जाएगा। cos 60 की वैल्यू सबको पता है, 16 1/2 और 20 40 180, ये आपका 1/2 की घात 3 अर्थात 1 आएगा। इसका फार्मूला आपको बताया गया है कि अगर cos A हो, cos 2A हो, cos 2 स्क्वायर A हो, डॉट 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 cos 2 की पावर n-1 A हो, हर अगला कोण पिछले कोण की तुलना में 2 ना हो, तो ये होता 1/2 की पावर n sin 2 की पावर n A अपान sin A। इस रेशियो के आधार पर हम संबंध कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।